नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश में भाजपा में इस समय बड़ी गहमागहमी है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन का मुझे पहले लग रहा था, जिस तरह से कोशिशें हो रही थी, जिस तरह की एक्सरसाइज हो रही थी, मैंने शुरू में कहा था कि सब लीपापोती है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूं कि मैं गलत था। दरअसल ये बड़ी गंभीरता से काम हो रहा है, और गंभीरता से जो काम हो रहा है वो इस बात का पता लगाने के लिए नहीं कि इस खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार कौन है। दो बातों के लिए। एक, जो सचमुच जिम्मेदार हैं उनको बचाया कैसे जाए। उनको बचाने की तरकीब, और उसका एक ही तरीका है कि आप एक ऐसा कंधा खोजिए जिस पर ये खराब प्रदर्शन का सारा बोझ डाला जा सके, और वो कंधा मिल नहीं रहा। समस्या ये हो रही है। तो इसलिए आपको दिख रहा है कि अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। जो निहायत इनकॉम्पिटेंट लोग हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि अगर वो होते तो चमत्कार कर देते। ये सब कवायद चल रही है। एक मुद्दा बनाया जा रहा है भाजपा के अंदर से ही कि प्रशासन के कामकाज से जो है कार्यकर्ता नाखुश था, लोग नाखुश थे, और बड़ी शिकायत थी। भाई मान लेते हैं कि सही बात है। मुझे एक वाकया याद आ गया, एक इंसिडेंट जो दुनिया के मशहूर पेंटर और स्कल्पचरिस्ट जो है पिकासो के साथ हुआ। पिकासो आपको मालूम होगा कि स्पेन के रहने वाले थे। उनके जीवन का ज़्यादातर समय फ्रांस में बीता। तो पेंटिंग बनाते थे शुरू से जो है, और शुरू में वो जो पेंटिंग बनाते थे उसको चौराहे पर लगा देते थे, स्टैंड पर, कि शाम तक जिन लोगों को इसमें कमी नज़र आ रही हो वो बताएं कि कहाँ कमी है। तो शाम को जब वो लेने आते थे तो पूरी पेंटिंग जो है गलतियों के इशारे से भरी पड़ी होती थी, निशानों से। तो उनके मन में बड़ा एक तरह से जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा आने लगा कि मैं इतनी ख़राब पेंटिंग बनाता हूँ, किसी को पसंद ही नहीं आती, इतनी खामियां लोग बताते हैं। तो उनको समझ में नहीं आया क्या करें। कुछ दिन ये बंद कर दिया सिलसिला। फिर उन्होंने एक नई तरकीब अपनाई। उन्होंने फिर पेंटिंग बनाई और चौराहे पर लगा दिया, और कहा कि इसमें जिसको गलती नज़र आए वो सुधार दे। शाम को जब आए तो पेंटिंग जस की तस थी जैसी सुबह छोड़ गए थे। तो खामी निकालना बहुत आसान है, सुधार बताना या सुधार करना या उसको बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है ये बताना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, ये दरअसल अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करने वाले हैं। वो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। वो कैसे कहें कि हम अकर्मण्य हैं, वो कैसे कहें कि हम अक्षम हैं, वो कैसे कहें कि हम आलसी हैं, वो कैसे कहें कि हमने काम नहीं किया, वो कैसे कहें कि हम जनता के बीच में नहीं गए, वो कैसे कहें कि हमने संगठन पर ध्यान नहीं दिया, वो कैसे कहें कि उम्मीदवारों का चयन गलत हुआ, वो कैसे कहें कि वोट शिफ्ट हो रहा है इसका हमको पता ही नहीं चला। जो बयान दे रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, उनको संगठन में जाने से रोक कौन रहा है? ये तो भाजपा का हमेशा से मानना रहा है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। इसलिए संगठन की जो बैठक होती है, खासतौर से राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक, उसमें जो सबसे आगे बैठते हैं वो पार्टी के पदाधिकारी बैठते हैं, सरकार के लोग नहीं बैठते। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बात है कि किस समय कही जा रही है, किसके द्वारा कही जा रही है। एक ऐसे नेता के द्वारा कही जा रही है जो 5 साल उप मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अपना विधानसभा क्षेत्र नहीं संभाल सकता, विधानसभा चुनाव हार जाता है, और उसको जो सरकार संगठन से कमतर है उसमें फिर से आने में कोई संकोच नहीं होता, कोई शर्म नहीं आती, फिर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाता है। और वो जो है लोकसभा चुनाव के बाद बयान देता है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। तो फिर मैं कह रहा हूं कि भाई, आपको संगठन में जाने से कौन रोक रहा है? ये आप किसको बता रहे हैं? ये आप खुद बोल रहे हैं या आप कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? इसका भी सवाल है। अब आप देखिए किस तरह के लोग हैं। मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश भाजपा के नीलकंठ हैं, विष पीते जा रहे हैं। जिस दिन मुख्यमंत्री बने
उस दिन से ये षड्यंत्र शुरू हो गया। पहला मैं शायद एक वीडियो में आपको बता भी चुका हूं, आज फिर दोहरा देता हूं। पहले ही दिन शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही केशव प्रसाद मौर्य भाग कर गए और मुख्यमंत्री का जो कक्ष था उसके बाहर अपनी नेम प्लेट लगा दी, जबकि शपथ मंत्री की ली थी, उप मुख्यमंत्री बने थे। भाजपा जैसी अनुशासित पार्टी में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनसे कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं मांगा गया कि आपने ऐसा किया कैसे। तो मुख्यमंत्री को अपमानित करने की ये जो छूट दी गई, और मैं बात जो है व्यक्ति योगी आदित्यनाथ की नहीं कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री पद की कर रहा हूँ, जो एक संवैधानिक पद है। लेकिन पार्टी की ओर से कोई नहीं बोला कि केशव प्रसाद मौर्य ने गलत किया, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए या उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। वो सिलसिला जो शुरू हुआ वो आज तक जारी है। फिर ये अभियान चलाया गया कि भाई ये मैंडेट तो योगी आदित्यनाथ का है नहीं, वो तो संगठन के आदमी है नहीं, उन्होंने संगठन चलाया नहीं, उन्होंने कभी शासन चलाया नहीं, तो उनको कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है। उन्होंने 7 साल में बताया कि वो क्या कर सकते हैं। 1952 जब से चुनाव हो रहा है, और आज लोकसभा की नहीं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा की खास तौर से, एक भी कांग्रेस का इतने लंबे समय तक 47 से 77 तक तो लगातार राज रहा, बीच में 1-1.5 साल सम्मिलित सरकारों का भी रहा, कोई भी मुख्यमंत्री, वो कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो, वो जनता दल का हो, वो बहुजन समाज पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री अपने निर्वाचित कार्यकाल के 5 साल पूरा करने के बाद दोबारा लौटकर नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ लौटकर आए। क्यों लौटकर आए? तो मतलब यही माना जाएगा कि उनको प्रशासनिक अनुभव नहीं था इसलिए आ गए, उनको संगठन की समझ नहीं थी इसलिए लोग उनको वापस लाए। तो भाजपा को तय करना पड़ेगा कि किस तरह का मुख्यमंत्री चाहिए, किस तरह का नेता चाहिए, जो लोगों के बीच लोकप्रिय हो, जिसकी सरकार का उदाहरण पूरे देश में दिया जाता हो, जिसके प्रशासन के कौशल को देखकर देश के हर राज्य से मांग उठे कि हमें भी योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, या सत्ता के लिए, पद के लिए लालायित और अक्षम लोग चाहिए। ये फैसला पार्टी के हाईकमान को करना पड़ेगा। जब तक ये फैसला ऊपर से नहीं होगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो जैसे बस में अगर कोई चोरी हो जाती है, चोर कुछ लेकर भागता है, बहुत से लोग चोर चोर चिल्लाते हैं, उसका एक गैंग भी चलता है साथ, वो भी चोर चोर चिल्लाता है। दरअसल वो चोर को बचाने के लिए चिल्लाता है। तो उसी तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश भाजपा में आ गई है। को जो जिम्मेदार हैं वो और जोर जोर बोल रहे हैं कि फला जिम्मेदार है, मतलब हमारे अलावा सब जिम्मेदार हैं, और उनका मकसद है जो असली जिम्मेदार है उनको बचाना। अब ये पार्टी को तय करना है कि दरअसल वो सचमुच जानना चाहती है कि इस खराब प्रदर्शन का कारण, असली कारण क्या है, या वो एक निशाना ढूंढ रही है, स्केपगोट, बचाव का रास्ता, कि किसी तरह से इस आरोप से बचकर निकल जाए। तो बचकर निकलने का तो एक ही तरीका होता है, किसी को तो जैसे पुलिस काम करती है ना, केस सुलझा नहीं पाती है, तो किसी को जो भी है पहले अपराध का उसका बैकग्राउंड है तो और अच्छा है, उसको पकड़कर जो है वो उसके ऊपर आरोप लगा देती है। बीजेपी में वही काम चल रहा है। ये बहुत से लोगों को, भाजपा में एक वर्ग है जो शुरू से योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करता था, जिसको लगा कि ये सरकार में आने का मतलब ईमानदारी नहीं होता, सरकार ईमानदारी से चले ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर हम मंत्री बने हैं और पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो हमारा मंत्री बनना बेकार है। तो हम कहेंगे कि सरकार से बड़ा संगठन। ऐसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। दूसरे साहब हैं ब्रजेश पाठक, उनकी खासियत क्या है, एक समय माफिया डॉन हरिशंकर तिवारी की बंदूक उठाया करते थे, ये उनकी योग्यता है। 10 साल से भाजपा में तमाम ब्राह्मण नेता हैं जो दरी बिछाने, कुर्सी लगाने का काम करते रहे हैं, जिन्होंने खून पसीना बहाया पार्टी के लिए, जो पार्टी के बुरे से बुरे दिन में साथ खड़े रहे, पार्टी के लिए संघर्ष किया। उनकी सुध नहीं आई पार्टी को। दूसरी पार्टी से आए हुए एक ऐसे नेता को
डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया और उत्तर प्रदेश भाजपा के ब्राह्मणों का सबसे बड़ा नेता होने का दावा करने लगे हो। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जो ब्राह्मण समाज के लोग भाजपा में इतने दशकों से काम कर रहे हैं उन पर क्या बीत रही होगी, उनको इसका क्या संदेश मिला कि उन्होंने कहाँ गलती की, उनकी तपस्या में कहाँ कमी रह गई। ये पार्टी हाईकमान को बताना चाहिए। तो ऐसे दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जो अपने इलाके को नहीं संभाल पाते। इनमें से मुझे कोई बता दे कि कोरोना के दौरान ये जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं इनमें से कोई बाहर निकला था घर से, लेकिन सरकार काम नहीं कर रही। ये कहना हो तो ये चिट्ठी लिखेंगे, उसको सार्वजनिक करेंगे, सरकार पर आरोप लगाएंगे। अपनी जिस सरकार में खुद हैं उसी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। तो इससे समझिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति क्या है। तो योगी आदित्यनाथ को प्रशासन का अनुभव नहीं है, लेकिन ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य को जो है वो तो जन्मजात अनुभव है। वो तो पैदा हुए ही मंत्री के रूप में ही पैदा हुए और संगठन का बहुत बड़ा अनुभव है। संगठन लोगों को जुटाने से नहीं बनता, संगठन ऐसे लोगों से बनता है जिनमें संकट के समय हिम्मत के साथ खड़े होने का साहस हो। और ये काम करके योगी आदित्यनाथ उस समय दिखा चुके हैं जब वो न तो पार्टी में किसी पद पर थे न सरकार में किसी पद पे थे, सिर्फ सांसद थे। जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे प्रदेश के और मऊ में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी खुली जीप पर माइक लगाकर, लाउड स्पीकर लगाकर दंगे करवा रहा था, तब योगी जी ने गोरखपुर से घोषणा की। तमाम फोन आ रहे थे हिंदुओं के उनके पास कि हमारी जान संकट में है। उन्होंने बयान दिया बाकायदा कि मैं अकेले ही जा रहा हूं, भाजपा के लोगों को साथ आना हो तो आए, ना आना हो ना आए। और वो चले, गोरखपुर से निकले तो रास्ते में उनके साथ पूरा कारवां बनता गया। मोटरसाइकिल कार का पूरा 100-150 गाड़ियों का एक जो है वो पूरा कारवां बन गया। मुलायम सिंह यादव को, मुख्तार अंसारी को भी रोकना पड़ा और उस जिले के डीएम और एसएसपी से भी कहना पड़ा कि योगी जी के खिलाफ कोई कार्रवाई मत करना। ये होता है साहस, ये होता है संगठन का कौशल। संगठन की परीक्षा या नेतृत्व की परीक्षा संकट के समय होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब कोई परीक्षा नहीं होती, तब आपकी कितनी क्षमता है इसका पता नहीं चलता। तो ये मैंने घटना जो बताई जब वो कुछ नहीं थे, किसी पद पर नहीं थी, और दूसरी घटना जो बताई कोरोना के समय, दुनिया की सबसे बड़ी महामारी। योगी जी गांव-गांव गए कोरोना के दौरान, खुद संक्रमित हो गए। जितने दिन मैंडेटरी था घर में रहना उतने दिन रहे, 10-12 दिन, उसके बाद फिर निकल पड़े। प्रधानमंत्री ने उनको टोका कि आप जो है जान जोखिम में डाल रहे हैं। देश का कोई मुख्यमंत्री नहीं निकला घर से, प्रदेश का कोई मंत्री नहीं निकला घर से, और योगी जी ने अधिकारियों से कहा कि मुझे उस गांव में ले चलो जहां सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, और उस गांव में भी उस घर में ले चलो जहां सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। अधिकारी बहुत डरे हुए थे। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि कुछ भी हो सकता है, नाराज़गी है, घर में मौत हुई है, लोगों का मूड अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा उसकी चिंता तुम मत करो, और वो गए और लोगों ने उनका स्वागत किया। जो भी तकलीफ थी बताई, लेकिन ये नहीं कहा कि इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आपने हमारा ये हाल कर दिया। तो उनके विरोधी जो भाषा उस समय बोल रहे थे वही सरकार में बैठे उनके साथ ही बोल रहे थे। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह के माहौल में, वातावरण में योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। उन्होंने 7 साल में जो हासिल किया है वो अपने सहयोगियों की वजह से नहीं, अपने सहयोगियों के बावजूद हासिल किया है। तो बड़ी खबरें चल रही हैं, मैं कह रहा हूँ चलवाई जा रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, फला मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो डका मुख्यमंत्री बन जाएंगे। 2020 में भी अभियान चला था। मीडिया के एक वर्ग ने तो ए.के. शर्मा को लगभग शपथ ही दिला दी थी, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि योगी आदित्यनाथ क्या हैं। योगी आदित्यनाथ बिजली का नंगा तार हैं।
जो छुएगा भस्म हो जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इन शब्दों में नहीं, लेकिन दूसरे शब्दों में ये उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बाहर की जनता कह रही है, मतदाता कह रहा है कि योगी जी को हाथ मत लगाना। ये भाजपा के लिए संदेश है। अगर वो समझ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और मुझे जो लोग ये चला रहे हैं योगी जी हार के लिए जिम्मेदार हैं, उनको जिम्मेदार ठहरा कर हटा दिया जाएगा, मुझे ऐसी कोई बात नहीं नज़र आ रही है। योगी जी को हटाने से क्या है कि अभी तो पर्दा है, आपने योगी जी को खड़ा कर दिया और उन पर वार हो रहा है। जिस दिन योगी जी को हटाएंगे वो पर्दा हट जाएगा, फिर असली लोगों को सामने आना पड़ेगा। जो लोग भी जिम्मेदार हैं प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के, उनको अगर बचना है, उनको अगर बचाना है तो योगी जी को रखना उनकी मजबूरी है, इच्छा हो या ना हो। और योगी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे उनको पछतावा हो, अफसोस हो, न वो कभी कर सकते हैं। उन्होंने ईमानदारी से और अपनी क्षमता से ज़्यादा काम किया है और एक उदाहरण पूरे देश में उन्होंने प्रस्तुत किया है कि शासन कैसा होना चाहिए, शासन कैसे चलना चाहिए। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश शासन में कोई कमी कमज़ोरी नहीं है। अरे हमारे देश में तो भगवान मनुष्य का अवतार लेते हैं तो उनमें भी खामी निकल आती है, या हम लोग निकाल लेते हैं। तो योगी जी तो सामान्य इंसान हैं, उनमें भी कमी हो सकती है, लेकिन आप अगर उनकी नीयत पर शक करेंगे तो आप इससे बड़ा पाप और कोई नहीं करेंगे। तो ये बात भाजपा के पदाधिकारियों को, जिनकी लार टपक रही है, खास तौर से उनके लिए कह रहा हूँ, समझ लेना चाहिए। ये सत्ता उत्तर प्रदेश में तब तक है जब तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। उनको सिर्फ और सिर्फ जनता हटा सकती है। पार्टी ने हटाने की कोशिश की तो याद करिए, कल्याण सिंह को हटाया था, 18 साल बाद चुनाव जीतकर आप आए सत्ता में। अगर योगी जी को हटा दिया तो 36 साल बाद भी आने की कोई गारंटी नहीं है। तो फैसला पार्टी को करना है। वो तय कर ले कि उत्तर प्रदेश में लौट कर नहीं आना है, सत्ता नहीं आना है, सरकार नहीं बनानी है अगले 35-40 सालों तक, तो योगी जी को हटा सकती है। लेकिन मतदाता का अगर रुख जान लेगी पार्टी, जानने की ज़रा भी कोशिश करेगी, तो इस बारे में सोचेगी भी नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि योगी जी को कोई हाथ नहीं लगाने वाला है। मैंने कहा कि उनको हटा सकता है अगर कोई, तो मतदाता। एक बात और जोड़ रहा हूँ, वो मुख्यमंत्री पद से उनको मतदाता हटा सकता है या वे स्वयं हट सकते हैं। वो उन पॉलिटिशियंस की तरह नहीं है जो सत्ता के पीछे, पद के पीछे भागने वाले हैं। और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा है अगर योगी जी को ज़्यादा धकेला। उनके विषपान करने की एक सीमा है। जिस दिन वो सीमा लांघ गई, उस दिन भाजपा के लिए बहुत बुरा दिन होगा। कि उन्होंने अगर स्वेच्छा से हटने का भी फैसला किया तो भी नतीजा वही होगा जो उनको हटाने का होगा। तो भारतीय जनता पार्टी को फैसला करना है कि वो योगी जी के साथ आगे बढ़ना चाहती है या योगी जी के बिना अपने पुराने खराब दिनों में लौट जाना चाहती है। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।